डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 36 यानी कि 36वीं सीरीज, जिसमें बहुत ही आपको ज़बरदस्त प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज एमसीक्यू सीरीज से बनाई गई हैं उनको आपने देखा, बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही आपका प्यार मिला और आज 36वीं सीरीज तक यह वीडियो बन गई और आगे भी बनती रहेगी। ये सभी आपके सहयोग से है। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इससे पहले की वीडियोज भी आप सभी देखिए, उन सभी वीडियोज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और वो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे आपको जवाब मिलते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल कि बाल अधिकार सम्मेलन ... सन में हुआ था, यानी कि जो बाल अधिकार सम्मेलन है, जो चिल्ड्रन राइट्स कॉन्फ्रेंस है, वो किस सन में हुआ था। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1990, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1989, ऑप्शन सी 10 मार्च 1992, ऑप्शन डी 10 मई 1988। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, इसकी इंग्लिश लिस्ट 8 के आगे लिस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए। आपको पता होगा। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जैसे जैसे प्रश्न की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कठिनता का स्तर बढ़ता जाएगा। ये बात ध्यान रखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 100% यानी कि 100%, ऑप्शन बी 35% यानी कि 35%, ऑप्शन सी 40% यानी कि 40%, एंड ऑप्शन डी 80% यानी कि 80%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 40% कम से कम होना ही चाहिए। कोई भी दिव्यांग बच्चा हो, व्यक्ति हो, अगर उसका 40% विकलांगता है तो ही उसको जो भी लाभ होते हैं वो मिल सकते हैं। यदि इससे कम है तो अकॉर्डिंग टू रूल उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता है उस दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि कहानी पद्धति से बालकों में ... का विकास होता है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए कल्पना शक्ति का विकास, ऑप्शन बी निर्णय क्षमता का विकास, ऑप्शन सी श्रवण कौशल का विकास, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए कहानी पद्धति क्या है ना, जब कहानी होती है तो हर एक लाइन में, हर एक स्टेप के बाद कोई ना कोई सस्पेंस होता है, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ऐसे क्या ना, कल्पना शक्ति का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है कि किस तरीके से निर्णय लिया जाए। श्रवण कौशल का भी विकास होता है अगर वो सुनते हैं कहानियों को, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप में से कुछ जानते भी होंगे, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी है, तो कभी भी पूछा जा सकता है कि अपगार स्कोर कब दिया गया, यानी कि जो अपगार एक स्कोर है कब किया। मैं आपको बताता हूं अभी
कब दिया गया है इसका सेशन जानते हैं। सबसे पहले ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1970। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1952 में अपगार स्कोर दिया गया था। और एक जानकारी जो बेहतरीन है ये रहे आपके सामने। अपगार का फुल फॉर्म क्या है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। इसको किसने डेवलप किया था? एक वर्जीनिया अपगार थी, वो जो कि एमडी थी, ये जिसको हम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने इसका डेवलप किया था। इनको वर्जीनिया नाम से भी केवल जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो अपगार स्कोर है ये कब किया जाता है? जो न्यू बेबी जो जन्म लेता है ना, उसके तुरंत बाद उसके विभिन्न जो भी हैं, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, उसके एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। और उस दौरान ये टोटल चेक करने का मतलब होता है कि बच्चा फिट है या नहीं। ये जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसमें 25 प्रश्न हैं और 25 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे आपको। आपने स्किप किया तो इसका मतलब आपने बहुत सारी जानकारी छोड़ दी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस स्कीम के अंतर्गत विशेष बच्चों को भारत सरकार उपकरण प्रदान करती है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए ग्लैड यानी कि GLAD, ऑप्शन बी SECS, ऑप्शन सी RPWD, या फिर ऑप्शन डी ADIP यानी कि एडिप। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एडिप। एडिप स्कीम के अंतर्गत ही भारत सरकार द्वारा उपकरण प्रदान किया जाता है किसी भी प्रकार के जो विशेष बच्चे, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। एडिप स्कीम का पूरा नाम क्या है? असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज ऑब्लिक फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ये इसका पूरा नाम है। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है बहुत ही सरल है, जो आप तुरंत बता देंगे कि तेजाब हमले से पीड़ित लोग कौन से दिव्यांगता अधिनियम में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं उनको किस एक्ट में शामिल किया गया है, जो डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्ट है। आप जानते होंगे। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए PWD एक्ट, ऑप्शन बी RPWD एक्ट, ऑप्शन सी NT एक्ट, या फिर ऑप्शन डी MH एक्ट यानी कि मेंटल हेल्थ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी RPWD एक्ट, जिसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए 4% का आरक्षण भी है, यानी कि रिजर्वेशन है। और इसमें 17 अध्याय हैं, यानी कि 17 चैप्टर्स हैं। ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, RCI अधिनियम किस सन में संशोधन किया गया, यानी कि संशोधित किया गया, अमेंडमेंट कब हुआ? ध्यान रखिएगा, RCI एक्ट कब बना और संशोधन कब किया गया, दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और 1992 लगा दिया आपने। क्यों? क्योंकि 1992 में तो बना था, क्योंकि आपको तो रटा रहता है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993 यानी कि 1993, ऑप्शन सी 1998 यानी कि 1998, या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2000 यानी कि 2000 में RCI अधिनियम का संशोधन हुआ था। ये आप ध्यान में रखिए। सवाल पढ़ करके तुरंत जहां आपने RCI देखा तो 1992 लगा दिया। हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, समझिए। ये बिल्कुल सही है कि आपके पास समय कम रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए एकदम ध्यान से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है, आंसर है, वो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है,
कि गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, सवाल ध्यान से देखिए, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की सोच या चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। किसने कहा था? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि इंटरनेशनल करिकुलम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि नेशनल करिकुलम, या फिर ऑप्शन सी गणितीय संघ की समिति यानी कि एसोसिएशन कमिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी मनोविज्ञान संघ की समिति यानी कि एसोसिएशन कमिटी ऑफ साइकोलॉजी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है, फिर से एक सवाल है एडिप स्कीम से रिलेटेड कि एडिप योजनाओं के अंतर्गत निशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल आय ... होनी चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे ही आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको 20,000 मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसके अनुसार है? एडिप के अनुसार, जो मैंने अभी पिछले 1-2 प्रश्न पहले बताया था। तो एडिप के अनुसार कितनी है वो हम देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 15,000 यानी कि 15,000, ऑप्शन बी 20,000 यानी कि 20,000, ऑप्शन सी 25,000 यानी कि 25,000, या फिर ऑप्शन डी 17,000 यानी कि 17,000। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15,000 यानी कि 15,000 एडिप स्कीम के अनुसार आय होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि WHO जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की ... प्रतिशत आबादी को कुछ ना कुछ विकलांगता है, यानी कि दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी को कुछ ना कुछ विकलांगता है। ये पूरी दुनिया की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, ना कि केवल एक प्रदेश की, ना ही केवल एक देश की, बल्कि पूरे दुनिया की बात कर रहा है। और इसने 2011 में बात कही थी, प्रेजेंट टाइम में 2021 चल रहा है, 10 साल पहले ये बात कही थी। ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 20% यानी कि 20%, ऑप्शन बी 10% यानी कि 10%, ऑप्शन सी 15% यानी कि 15%, या फिर ऑप्शन डी 5% यानी कि 5%। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15% यानी कि 15%। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, प्रश्न 11 है कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलती है। राष्ट्रीय न्यास मतलब जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, कब बना था? 1999 में। उसमें कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। कितनी विकलांगताएं हैं? 4 विकलांगताएं हैं। ये आपको सब ध्यान में रखना है। तो कौन सी योजनाएं चलती हैं? ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए ज्ञान प्रभा, ऑप्शन बी समर्थ, ऑप्शन सी आकांक्षा योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न 12 जो कि आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए कि किस सन में सर्वप्रथम व्यावसायिक केंद्र की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, वोकेशनल सेंटर की बात कर रहा है, ना कि एजुकेशनल सेंटर की। बहुत ही ध्यान से देखिए। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1995 यानी कि 1995, ऑप्शन बी 1999 यानी कि 1999, या फिर ऑप्शन सी 1991 यानी कि 1991, या फिर ऑप्शन डी 1996 यानी कि 1996। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1991। आपने सन तो जान लिया। अब अगर ये पूछें कि ये कहाँ पर स्थित है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस सन में सर्वप्रथम व्यावसायिक केंद्र की स्थापना की गई। तो 1991 यानी कि 1991 में। कहाँ की गई? तो बेंगलुरु में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13
ये इंग्लिश हियरिंग ऊपर हो गया है, इम्पेयरमेंट नीचे, इसे ध्यान दीजिएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट एक साथ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको देख पा रहे हैं कि बच्चे को किसके पास भेजना चाहिए अगर उसे श्रवण दोष है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित है तो उसे कहाँ भेजेंगे। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। बहुत सरल सवाल है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी और हम उसी में फंस जाते हैं। ऑप्शन ए मनोविज्ञान के पास, मनोवैज्ञानिक के पास यानी कि साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि जो श्रवण वैज्ञानिक होता है। ऑप्शन सी फिजियोथेरेपिस्ट जिसे हम भौतिक चिकित्सक कह सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि वही अच्छे से कान की जांच कर पाएगा, बता पाएगा कि किस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, इसको किस टाइप का हियरिंग एड चाहिए, किस लेवल का हियरिंग एड चाहिए, उसको कॉक्लियर इम्प्लांट चाहिए कि बीटी चाहिए कि क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो बता सकता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल सवाल, लेकिन ऑप्शन बहुत बड़े बड़े। देखते हैं कि मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए बचपन की शिक्षा के गहन कार्यक्रम से उलट हो सकता है। ऑप्शन बी लड़कियों में लड़कों की तुलना में अधिक होती है मानसिक मंदता। अरे वाह, ये तो शायद नहीं होती, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। ऑप्शन सी आमतौर पर भावनात्मक गड़बड़ी से जुड़ी होती है, यानी कि अगर आपको या मुझे भावनात्मक है तो मैं मानसिक मंदता हूं, शायद नहीं। ऑप्शन डी 18 साल की उम्र से पहले स्वयं प्रकट होती है। ये थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है क्योंकि ये एक अवस्था है, ना कोई बीमारी है। चलिए देख लेते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 साल से पहले तक ये हो सकती है, 18 साल तक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं, ऐसा रिसर्चेस कहती हैं। ऐसा जो विकलांगता के क्षेत्र में जो अधिनियम है, स्कीम है, बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, एसोसिएशंस हैं, वो मानते हैं। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत जरूरी है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, हालांकि बहुत आसान पूछता है, लेकिन ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपको जानने जरूरी है। देखते हैं, MST बहुत ही सिंपल सा है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, लेकिन है कठिन, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए मॉडर्न स्क्रीनिंग टूल, ऑप्शन बी मद्रास स्क्रीनिंग टूल, ऑप्शन सी मफल स्क्रीनिंग टूल, या फिर ऑप्शन डी मिडिल स्क्रीनिंग टूल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिडिल स्क्रीनिंग टूल। यानी कि MHT का फुल फॉर्म क्या है, MST का फुल फॉर्म क्या है, मिडिल स्क्रीनिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से एक फुल फॉर्म कि CELF मत पढ़िएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है CELF, इसका फुल फॉर्म क्या है। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फंक्शन, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूटेड एक्सपेंसिव ऑफ लर्निंग फंडामेंटल्स, या फिर ऑप्शन डी कंबाइन एक्सपेंसिव लीडिंग फंड्स। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि CELF का फुल फॉर्म क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल्स है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17
जो आपके सामने हैं कि स्वयं सहायता कौशल के अंतर्गत आते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल कौन कौन सी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए खाना खाना, ऑप्शन बी कपड़े पहनना, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शायद आप इसका उत्तर जानते होंगे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ए एंड बी। आप ज़रूर बताइए सभी क्वेश्चंस को, बाद में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने सॉल्व किए खुद से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपको एप्लीकेशन लेवल के भी मिलेंगे। तो ज़्यादातर नॉलेज लेवल के हैं, फिर भी आप देखिए क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपके लिए नई हो सकती हैं, फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है कि एक बच्चे में मुस्कुराहट और आवाज को पहचानने की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है। ऐसे ही सवाल होते हैं, होते छोटे से हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि एक बच्चे में मुस्कुराहट और आवाज को पहचानने की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 0 से 1 महीने में, ऑप्शन बी 0 से 3 महीने में, ऑप्शन सी 0 से 4 महीने में, या फिर ऑप्शन डी 0 से 2 महीने में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 0 से 3 महीने में बच्चे में मुस्कुराहट और आवाज को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि नैदानिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, ऑप्शन बी बच्चों की क्षमताओं और रुचियों का पता लगाना, या फिर ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का भी पता लगाते हैं और उनकी क्षमताओं और रुचियों का भी पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसे आप बखूबी जानते होंगे कि रचनात्मक आकलन के दौरान किया जाता है, यानी कि रचनात्मक आकलन डॉट डॉट यानी किसके दौरान किया जाता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। स्किप मत करिएगा क्योंकि इस उत्तर को बताने के बाद अभी 2 जानकारियां और हैं। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जिस समय पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ऑप्शन बी कोर्स पूरा होने के बाद, यानी कि पूरा साल खत्म हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, इसके बाद किया जाना। या फिर ऑप्शन सी तिमाही पर, यानी कि 3 महीने बाद एग्ज़ाम जो होता है। ऑप्शन डी अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने बाद होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा है, लेकिन एक और होता है, वो होता है जो अंत में किया जाता है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को किस विद्वान ने ये 2 शब्द कहे थे, जिनका नाम था माइकल स्क्रिबेन। माइकल स्क्रिबेन 1967 में रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट दिया था। क्यों दिया था? एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट दिया। 1967 में माइकल स्क्रिबेन ने। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले। तो फिलहाल यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है कि लिंग पहचान विकार अब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी होता है। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए लिंग डिस्फोरिया, यानी कि जेंडर डिस्फोरिया। ऑप्शन बी लिंग थोरिया, यानी कि जेंडर थोरिया।
या फिर ऑप्शन सी लिंग हाइपोक्सिया यानी कि जेंडर हाइपोक्सिया, या फिर ऑप्शन डी लिंग डिस्प्रैक्सिया यानी कि जेंडर डिस्प्रैक्सिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिंग डिस्फोरिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। शायद आप जानते भी होंगे लेकिन हो सकता है ना भी जानते हो। चलिए देख लेते हैं कि किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए। शायद आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप यानी कि जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, किस अभियान में कहा गया है। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर ऑप्शन बी राज्य स्वास्थ्य मिशन यानी कि स्टेट हेल्थ मिशन, या फिर ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक जिले में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि प्रश्न 23 जो आपके सामने है कि दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। एक बात और, जो दीनदयाल उपाध्याय जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। वो सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो 1960 में था। लेकिन सवाल ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान जो कि शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित है वो कब आया, यानी कि उसे कब अडॉप्ट किया। तो वो कब किया, 1975 में। मैं आपको ये पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एक अधिनियम से संबंधित, पॉलिसी से संबंधित एक सीरीज भी बन चुकी है, उसे आप जरूर देखिए पूरा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही है। और एक बात, दिव्यांगता से संबंधित कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, तो वो किस मंत्रालय से संबंधित होता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसे MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि मानसिक मंदता का परीक्षण कौन करता है। बिल्कुल करेक्ट। देखते हैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी वाक चिकित्सक यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट। सबसे ज़्यादा देखिए इनमें जो प्रॉब्लम होती है, व्यवहारिक समस्या होती है और मानसिक की समस्या होती है। सोच ना पाना, निर्णय ना ले पाना, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है इनका, सॉल्यूशन खोजना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी एक्टिविटी को बहुत देर से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक इसका परीक्षण करता है और वही बताता है कि माइल्ड लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है या सीवियर है या प्रोफाउंड है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपके सामने है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि SLD में S का अभिप्राय किससे है। आप जानते हैं SLD का मतलब बहुत अच्छे से। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए सेंसरी, ऑप्शन बी सेंसेस, ऑप्शन सी स्पेसिफिक, ऑप्शन डी स्पीच। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्पेसिफिक, क्योंकि SLD का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो आपको सही जवाब क्या मिला, ऑप्शन सी यानी कि स्पेसिफिक इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आज के हमारे 25 यानी कि 25 सवाल।
जो कि आपने देखा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे, और साथ में ये भी बताइए कि आपको कितने प्रश्न आते थे और कितने आपको नई जानकारी मिली। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, साथ ही दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।